तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ियाफान की मुलाकात अपने मास्टर पूजी से हो चुकी। उनकी मेमोरीज को देखने के बाद ज़ियाफान को पता चला कि मास्टर पूजी के इरादे तो नेक थे, बस ब्लड डिवाउरिंग ऑर्ब जो कि एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट होने की वजह से उसी ने उन्हें धोखा दिया। उसी ऑर्ब की वजह से मास्टर पूजी पूरी तरह से ईवल बन गए। यहाँ पर ज़ियाफान अपने इनर डीमन के समंदर में खो चुका था। अगर ज़ियाफान को इसमें से बाहर निकलना है तो अच्छाई और बुराई के दरमियान हो रही कश्मकश को समझना होगा। तो काफी स्ट्रगल करने के बाद ज़ियाफान को समझ आया कि अच्छाई और बुराई तो उसकी सोच पर निर्भर करती है और इसी से ज़ियाफान को इनलाइटनमेंट हासिल हुई। साथ ही ज़ियाफान ने अपने मास्टर को भी माफ किया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग मिंग सेक का एंसेस्ट्रल हॉल दिखाया गया, जहाँ पर बीस्ट गॉड के साथ हुई बैटल में जितने भी डिसाइपल मारे गए थे उनकी तलवारें रखी गई है। साथ ही उन सभी की सोल को 9 हेवंस में असेंड होने के लिए प्रार्थना की जा रही थी, जिसमें सभी मास्टर्स के साथ साथ डिसाइपल्स भी शामिल हुए। बीस्ट गॉड के साथ हुई जंग में हजारों लोग मारे गए थे और आज उन्हें अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। उन सभी की तलवारें अपने आप हेवंस की तरफ रवाना हो गयी। मास्टर टियान बता रहे थे कि जो भी लोग इस जंग में मारे गए वो हमेशा किंग मिंग सेक के हीरोज कहलाए जाएंगे, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और उतने में ही वहाँ पर मास्टर डाओ जुआन की एंट्री हुई तो ये लोग तुरंत ही उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हैं। मास्टर टियान कहने लगे कि भाई आप काफी दिनों से सेक्लूजन में थे, क्या आपकी इंजरीज हील हो चुकी है? मगर डाओ जुआन कोई जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ जाने लगे। साथ ही उनके हाथ में एक ब्लैंक मेमोरियल टैबलेट थी। वैसे मेमोरियल टैबलेट तो तब बनाई जाती जब कोई कल्टिवेटर शहीद हो जाए, मगर इस स्पिरिट टैबलेट पर तो कोई नाम लिखा हुआ नहीं था, जो देखकर तो ये सभी लोग हैरान हो गए। जिंग कह रहा था पता नहीं हमारे लीडर ये सब क्यों कर रहे हैं। उनके हाथ में जो टैबलेट है उसे फर्स्ट प्लेस दिया जाएगा, लेकिन इस पर तो कोई नाम ही नहीं है। जिस पर जिन्यू इमोशनल होकर कहने लगा कि ये तो मेरे मास्टर फेंग की स्पिरिट टैबलेट है। वहीं पर डाओ जुआन हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि तभी मास्टर शियू उनसे कहने लगी कि मास्टर प्लीज रुक जाए, ये हमारे सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। आप एंसेस्टर हॉल में कोई ब्लैंक टैबलेट नहीं रख सकते। वहीं पर मास्टर यान भी उन्हें समझा रहे थे कि प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। जो सुनते साथ ही मास्टर डाओ जुआन भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे कि अगर मुझे अपनी मन की ही करनी है तो क्या तुम में से कोई भी मुझे रोक पाएगा? आप सीन शिफ्ट होकर हम ज़ियाफान को देख पाते हैं, जो कि ब्रदर फाशियांग और फाशान के साथ एक क्लिप पर पहुंच चुका था। वो लोग ज़ियाफान से कह रहे थे कि अब हमें वैली में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ज़ियाफान को मास्टर पुजिंग की कई बातें याद आने लगी। उन्होंने बताया था कि तुम ब्लड डिवाउरिंग ऑर्ब की इवल एनर्जी के बैकलैश से कई सालों से सफर कर रहे हो और मुझे डर है कि ये ऑर्ब तुम्हें खत्म करने के काफी करीब पहुंच चुका, लेकिन मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। मेरे पास एक मेथड है जिसका यूज करके शायद हम तुम्हें बचा पाएंगे, मगर इसे यूज करने से पहले मुझे तुम्हारी तहे दिल से मंजूरी चाहिए। और ज़ियाफान भी इसके लिए राजी हो गया। उसे भी लग रहा था कि उसने अब जिंदगी से थोड़ा सा प्यार कर लेना चाहिए और अब वो उसी वैली में पहुंच जाता है जहाँ पर टियानियन टेम्पल के सभी एल्डर्स और पावरफुल लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। ज़ियाफान ने देखा कि ये जगह पहाड़ों के बीच घिरी हुई है, तो ज़ियाफान उनसे पूछता है कि मास्टर क्या यही आपके टियानियन टेम्पल का सीक्रेट ट्रेजर है जिसका आपने मेरे पास जिक्र किया था? जिस पर मास्टर पुजिंग कहते हाँ बस थोड़ी देर में तुम्हें वो ट्रेजर नजर आ जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत ही तेज गोल्डन लाइट रिलीज होने लगी। ज़ियाफान को ये सब काफी ज्यादा फेमिलियर फील हो रहा था। अब मास्टर पुजिंग उसे एक कहानी बताते हैं। वो कह रहे थे कि हजारों सालों पहले हमारे टियानियन टेम्पल के फाउंडिंग मास्टर तो बस एक भटकते हुए मॉन्क थे। उन्हें पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाना था और फिर एक दिन इत्तेफाक से वो माउंट सुमेरु पहुंच गए। शायद बुद्धा के साथ उनके कनेक्शन की वजह से ही वो इस दीवार के पास आ चुके थे। तो हमारे फाउंडर उसी स्टोन वॉल के सामने 3 दिन और 3 रातों तक मेडिटेशन में बैठ गए और फिर धीरे धीरे कर वो बुद्धिज्म की ग्रेट परफेक्शन स्टेज में चले गए। उस स्टेज में जाने के बाद ही वो परम सत्य को समझ पाए और फिर उन्होंने हमारे टियानियन टेम्पल की स्थापना की। द ग्रेट ब्रह्मा विजडम उन्हीं से ही प्रचलित हुआ। अब वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट रिलीज होकर वर्डलेस जेड वॉल उनके सामने अपीयर हो गई। यही टियानियन टेम्पल का सबसे खास ट्रेजर था। इसी दीवार के सामने बैठकर टियानियन टेम्पल के फाउंडर ने मेडिटेट किया था। तब ज़ियाफान मास्टर पुजिंग से पूछने लगा कि बताएं अब मैंने आगे क्या करना चाहिए। तो मास्टर पुजिंग उसे बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की सबसे ऑस्पिशियस एनर्जी पाई जाती। इसी जगह पर हम लॉर्ड बुद्धा की सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर पाते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे फाउंडर जैसे इस जेड वॉल के नीचे बैठकर मेडिटेट करो। हम तुम्हारे आसपास एक वज्रा फॉर्मेशन एक्टिवेट करेंगे जिसका यूज कर हम तुम्हारी इवल एनर्जी को सप्रेस कर सकते हैं। अगर वो इवल एनर्जी सप्रेस हो गई तो तुम्हारी जिंदा रहने के चांसेस होंगे। जो सुनते साथ ही ज़ियाफान ने तुरंत ही मास्टर पुजिंग के सामने अपना सिर झुकाया। वो कह रहा था मास्टर मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप मुझे जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ।
ऐसा पहली बार हुआ था कि ज़ाफन किसी के ऑर्डर को तहे दिल से फॉलो करेगा। जिसके बाद ज़ाफन तुरंत ही जाकर उस जेड वॉल के नीचे बैठ गया। वो सोचता है कि मेरे मास्टर की आत्मा को तो शांति मिल चुकी है, बस मुझ पर जो खून के कर्जे हैं वो मुझे उतारने होंगे। अगर मैं अपनी इस ब्रोकन बॉडी को कुछ सालों तक और जिंदा रख पाया तो इससे बेहतर कुछ होगा नहीं। अगर मुझे एक नई जिंदगी मिली तो मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। वहीं पर मास्टर पुजिंग ने अपने साथियों को इशारा कर दिया तो सभी लोग प्रार्थना में बैठकर बुद्धा को याद करने लगे। वो बार बार एक ही मंत्र दोहरा रहे थे जिसे नमो अमिताभा बुद्धा कहा जाता है। वहीं पर मास्टर पुजिंग अपने छोटे भाई मास्टर पूजी को याद करते हुए कहने लगे कि इस बच्चे की पूरी जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी थी। इसने न जाने कितनी सारी सफरिंग को फेस किया। मेरे भाई अगर तुम ऊपर से ये सब देख रहे हो तो प्लीज इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना। और अब इन सब ने मिलकर वज्रा डीमन सबडुइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बुद्धा की मल्टीपल फॉर्म क्रिएट होने लगे। ब्रदर फाशियांग बुद्धा से कह रहे थे कि प्लीज ज़ाफन पर रहम दिखाए, प्लीज उसे प्रोटेक्ट कीजिए, उसे आपकी ब्लेसिंग दे ताकि वो इस ट्रायल को पास करके बाहर आ जाए। और उनके ऐसा कहते साथ ही जेड वॉल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट रिलीज होकर ज़ाफन की बॉडी में समाने लगी। ज़ाफन अब एक सी कॉन्शियसनेस में जा चुका था जहाँ पर उसका इवल फॉर्म उस पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे पता था कि ज़ाफन अगर इस प्यूरिफाइंग प्रोसेस में पास हुआ तो उसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा और वो किसी भी कीमत पर ज़ाफन की बॉडी को छोड़ना नहीं चाहता, जिसके चलते उस इवल फॉर्म ने ज़ाफन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इससे ज़ाफन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और फिर वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड डिवावरिंग ऑरा रिलीज होने लगी। मगर बुद्धा की गोल्डन लाइट भी पीछे हटने का नाम नहीं लेती। बुद्धा की गोल्डन पावर ज़ाफन के उस इवल फॉर्म को सप्रेस करने के लिए उसके माइंड स्पेस में जा चुकी थी। उस स्पिरिचुअल पावर ने वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर ली तो इवल फॉर्म तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो अपनी मलिशियस एनर्जी का यूज करते हुए शील्ड पर लगातार अटैक करना शुरू कर चुका। उसे कुछ भी करके इस शील्ड को ब्रेक करके ज़ाफन की बॉडी पर दोबारा से कब्जा करना था, मगर मास्टर पुजिंग और उनके साथियों के होते हुए ये पॉसिबल नहीं। उन सब ने मिलकर वज्रा इन्फानाइट पावर टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक गोल्डन पाम को समन कर लिया। देखते ही देखते वहाँ पर बुद्धा के कई सारे हैंड्स अपीयर होने लगे, जो देखकर ज़ाफन का इवल फॉर्म थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो समझ गया कि अब बात उसके एग्जिस्टेंस पर आ चुकी है, अगर उसे जिंदा रहना है तो फाइट बैक करनी ही पड़ेगी। इसलिए वो अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल पावर का यूज करते हुए बुद्धा हैंड पर अटैक करने लगा, मगर वो गोल्डन पाम तो बड़ी आसानी के साथ उस इवल पावर को सप्रेस करते हुए सीधे उस फॉर्म पर बरस पड़े। वेल इस सारी बैटल हो रही थी ज़ाफन के ब्लड डिवावरिंग में इसके माइंड स्पेस में। यहाँ पर ज़ाफन का इवल फॉर्म घुटनों पर आ चुका था और फिर अचानक से उसकी बॉडी से सोल डिवावरिंग ऑफ बाहर आ जाता है। इधर इन सभी मॉन्क्स ने मिलकर मंत्रास को इंचांट करते हुए ज़ाफन के आसपास एक शील्ड फॉर्म करना शुरू कर दी ताकि वो सोल डिवावरिंग ऑफ बिल्कुल भी वहाँ से भागने न पाए। इधर वो सोल डिवावरिंग ऑफ बड़ी तेजी के साथ उस शील्ड पर टकराने लगा। उसे कुछ भी करके आजाद होना था, मगर वो गोल्डन शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं होने वाला। अब सीन शिफ्ट होकर हम ज़ाफन के सेकंड मास्टर यानी कि मास्टर टियान का घर देख पाते हैं, जहाँ पर उनकी वाइफ ज़ाफन के लिए कपड़े बना रही थी, जो देख मास्टर टियान उन पर थोड़े से नाराज हो गए। वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों से मैं देखते आ रहा हूँ तुम हर साल उसके लिए एक नया कॉस्ट्यूम बनाती हो, पता नहीं ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होता। उसके पहले कपड़े तो अभी भी उसके कमरे में धूल खा रहे और इस बार एक नया ड्रेस उसमें शामिल हो जाएगा। जिस पर उनकी वाइफ कहने लगी कि हम हर साल अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाते तो हम अपने सातवें लड़के को पीछे नहीं छोड़ सकते, भले ये दुनिया या फिर आप ज़ाफन के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन वो है तो मेरा 7वां बेटा। एक माँ हमेशा अपने बेटे की हर एक गलती को माफ कर देती है, तो मैंने भी ज़ाफन को माफ किया। खैर मुझे तो बस एक ही चीज सता रही है, मैं ये जो कपड़े बना रही हूँ पता नहीं वो ज़ाफन को आएंगे या नहीं। मैंने उसे देखे एक लंबा अरसा हो चुका है। हालांकि मास्टर टियान इस पर कोई जवाब नहीं देते। साथ ही वो काफी ज्यादा परेशान थे, जो देखकर उनकी वाइफ उनसे पूछने लगी कि आज सवेरे आप टोंगशियान पिक पर गए थे, क्या वहाँ पर कुछ हुआ जिससे आप इतने परेशान हो गए। जिस पर मास्टर टियान बता रहे थे कि मेरे बड़े भाई डाओ जुआन ने बेवजह ही शियू को डांट दिया। आजकल वो हर एक छोटी बात पर गुस्सा कर जाते। उनके टेम्परामेंट के अंदर काफी सारे बदलाव हो रहे। उनके इस बदलते हुए नेचर की वजह से सिख के सभी डिसाइपल्स उनसे काफी ज्यादा डर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो उनके सामने जाने से भी कतरा रहे हैं। और ये सब हो रहा है उस ग्रेट बैटल की वजह से, जिसमें जीशुआन सोर्ड की इमॉर्टल सोर्ड फॉर्मेशन ने उन पर बैकलैश किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किंगमिंग सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। जिस पर उनकी वाइफ कह रही थी कि आप डाओ जुआन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अगर बाकी एल्डर्स को ये बातें पता चली तो वो आप पर एक्शन ले सकते। जहाँ तक मुझे पता है सीनियर डाओ जुआन की कल्टीवेशन डिवाइन लेवल तक पहुँच चुकी।
आज ना कल वो इस बैकलैश से उभर जाएंगे, बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। जिस पर मास्टर टियान कह रहे थे कि हाँ मैं भी इसी उम्मीद में हूँ कि जल्द ही सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें टियानिन वैली दिखाई गई, जहाँ पर टियानिन टेम्पल के सभी डिसाइपल ज़ेफान के लिए प्रे कर रहे थे। उन्होंने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए अभी तक वज्रा डीमन सबड्यूइंग फॉर्मेशन को बनाए रखा था। जिसके बाद हमें ज़ेफान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसका ईवल फॉर्म सप्रेस होने की कगार पर है, मगर अभी तक उस फॉर्म ने हार नहीं मानी थी। और यही चीज ब्रदर फाशान को परेशान कर रही थी। वो अपने जूनियर फाशियांग को बताते हैं कि 3 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक ज़ेफान की लास्ट ईवल एनर्जी सप्रेस नहीं हुई। तो फाशियांग कहता है हाँ मुझे भी अब इस बात की चिंता हो रही। हम कई दिनों से अपनी पावर का यूज करते हुए ज़ेफान की ईवल पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे। अगर ये काम जल्दी नहीं हो पाया तो मास्टर के साथ साथ सभी मॉन्क्स की स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगी। हमारी इतने दिनों की मेहनत जाया हो सकती है, साथ ही साथ ज़ेफान की जान को भी खतरा होगा। वहीं पर मास्टर पुजिंग कह रहे थे कि इस बंदे के रग रग में नफरत भरी है और इसी वजह से ये अपने इमोशंस को जाने नहीं दे रहा। जब तक उसके इमोशन शांत नहीं होंगे हम उसकी ईवल पावर को सप्रेस नहीं कर सकते। तभी एक दूसरे मास्टर बताते हैं कि इस बंदे ने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से बंद करके रखा। इसके इनर डीमंस का समंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आज हमने पूरी कोशिश करके ज़ेफान के अंदर मौजूद ब्लड डिवावरिंग ऑर्ब की ईवल पावर को सप्रेस भी किया तो भी आगे चलकर ज़ेफान दोबारा से डार्कनेस में जा सकता है। इनफैक्ट ज़ेफान आगे चलकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और फिर उसे रोकना इम्पॉसिबल है। आज हम उसकी जो भी मदद कर रहे हैं उसी से वो एक बेरहम तानाशाह बनेगा। अगर हमें ज़ेफान को वाकई बचाना है तो ज़ेफान को खुद ही अपने इनर डीमंस को खत्म करना होगा। जिस पर मास्टर पुजिंग कह रहे थे कि ज़ेफान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल हमारी जूनियर ब्रदर पुजिंग की वजह से वो इस ईवल पावर की चपेट में आया, तो हमारा टियानिन टेम्पल अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़वा सकता। हमारी एक मास्टर की वजह से वो ईवल बना तो अब हम ही उसे ठीक करेंगे, चाहे फिर इसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। मैं ज़ेफान को अबैंडन नहीं करूंगा। और मेरे छोटे भाई प्लीज ऐसी बात दोबारा मत करना, ये हमारे बुद्धिज्म का वे नहीं है। जो सुनते साथ ही वो मास्टर तुरंत ही पुजिंग से माफी मांगने लगे। वो कहने लगे कि इस बच्चे को देखकर मुझे मास्टर पुजी की याद आती है कि कैसे उस ईवल एनर्जी ने उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, और मुझे डर है कि कहीं ज़ेफान भी उन्हीं की जैसा बर्बाद ना हो जाए। मैं भी तहे दिल से चाहता हूँ कि हम ज़ेफान की मदद कर पाए, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक ज़ेफान खुद की मदद न करे। जिस पर मास्टर पुजिंग कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ, तुम भी ज़ेफान को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद हो और इसी वजह से तो तुमने डीमन सबड्यूइंग फॉर्मेशन सेटअप करने में मेरी मदद की। अगर तुम्हें ज़ेफान से लेना देना नहीं होता तो तुम ये कभी नहीं करते। खैर अब हमें बुद्धिज्म के परम सत्य की पावर का यूज करते हुए ज़ेफान को आजाद करना होगा। हालांकि जेड वॉल की स्ट्रॉन्ग बुद्धिज्म की पावर भी उस ईवल को सप्रेस करने में फेल हो रही, जिसके बाद हमें एक बार फिर से ज़ेफान का ईवल फॉर्म दिखाया जाता है, जो कि अपनी मेलेवेंट एनर्जी का यूज करते हुए डीमन सबड्यूइंग फॉर्मेशन पर लगातार वार कर रहा था। और इस बार का उसका ब्लो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एनर्जी फॉर्मेशन से बाहर रिलीज होने लगी। उस ईवल एनर्जी की वेव से टियानिन टेम्पल के मॉन्क्स को भी तकलीफ हो रही थी। वहीं पर मास्टर पुजिंग बता रहे थे कि ब्लड डिवावरिंग ऑर्ब की पावर काफी ज्यादा जिद्दी है। हमने पूरे 3 दिन और 3 रातों तक उसे सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इतने भयानक सप्रेशन के बावजूद भी उसके अंदर रेजिस्टेंस की पावर मौजूद है। इधर उस ईवल एनर्जी का फ्लो लगातार उस फॉर्मेशन पर बरसते हुए उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने लगा। वो गोल्डन फॉर्मेशन अब लाल रंग में बदल चुका था। इसका सीधा मतलब ये है कि ज़ेफान के अकेले की पावर इतने सारे मॉन्क्स और इनफैक्ट बुद्धा पर भी भारी पड़ गई। वहीं पर टियानिन टेम्पल के मॉन्क्स अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दोबारा से अपने मंत्रास का जाप करते हुए इस फॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। हालांकि ज़ेफान की ब्लड डिवावरिंग मेस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो भी ये देखना चाहती है कि ये लोग मुझे सप्रेस करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब वहाँ पर उस ईवल पावर के स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, मगर फिर भी मेस उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, जो देखकर उसने सीधे ज़ेफान का ही यूज किया। उसने ज़ेफान की मेन बॉडी का यूज करते हुए जबरदस्ती उसकी पावर को एक्सेस किया। अब यहाँ पर ज़ेफान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन ब्लड डिवावरिंग ऑर्ब के मैनिपुलेशन के सामने उसकी एक न चलती। वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए अपनी बॉडी से ईवल एनर्जी रिलीज करने लगा, जो कि सीधे जाकर उस फॉर्मेशन से टकरा जाती है। और अब इस अटैक में ज़ेफान के इन्वॉल्व होने की वजह से उसकी ईवल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। अब धीरे धीरे करते हुए वज्रा डीमन सबड्यूइंग फॉर्मेशन पर क्रैक्स पड़ने लगे, और ये देखकर मास्टर पुजिंग को भी टेंशन आ गया। वहीं पर ज़ेफान की ईवल एनर्जी ने उसके माइंड स्पेस में मौजूद गोल्डन पावर को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था। धीरे धीरे करते हुए वो ईवल एनर्जी बुद्धा की पावर पर पूरी तरह से हावी हो गई। ऐसा होते साथ ही ज़ेफान की बॉडी से भी ईवल एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है।
है, जो कि सीधे जाकर इन मॉन्क्स पर टकराने लगी। टियानियन टेम्पल का हर एक मॉन्क इस एनर्जी के अटैक के चलते घायल हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने लॉर्ड बुद्धा के जो फॉर्म समन किए थे उन पर भी वो एनर्जी अटैक करने लगी, जिसके चलते वो सभी फॉर्म वैनिश होना शुरू हो गए। इसका सीधा मतलब ये था कि वज्रा डीमन सबडुइंग फॉर्मेशन अब ज़ेऑफान को होल्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मास्टर पुजिंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई। 3 दिनों से वो अपनी डिवाइन पावर का यूज कर रहे थे और इसी के चलते उनकी डिवाइन पावर अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। वो काफी ज्यादा परेशान होकर अपने मॉन्क्स को बता रहे थे कि ब्लड डिवाउरिंग ऑर्ब तो सप्रेस होने का नाम नहीं ले रही। वो है तो ज़ेऑफान की बॉडी में, लेकिन उसे तो अपने मास्टर की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। इधर ज़ेऑफान हवा में फ्लोट कर रहा था और उस पर उसकी ब्लड डिवाउरिंग मेस पूरी तरह से हावी हो गई। यहाँ पर ज़ेऑफान की बॉडी से 2 तरह की ऑरा रिलीज हो रही थी। एक तो है टाओइज्म की ब्लू पावर और दूसरी थी डिमोनिक पावर। टाओइज्म की पावर ज़ेऑफान को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ईवल एनर्जी सप्रेस होने का नाम नहीं लेती और उतने में ज़ेऑफान ने अपनी 3rd कल्टीवेशन की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया, जो कि थी बुद्धिज्म की पावर। अगर ज़ेऑफान ने जल्द से जल्द इस सोल डिवाउरिंग ऑर्ब को अपने कंट्रोल में नहीं लिया तो ये ऑर्ब उसे आज खत्म कर देगी और फिर वो ज़ेऑफान की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी दुनिया में तबाही मचाएगी। हालांकि ज़ेऑफान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। वो अपनी बाकी की दोनों कल्टीवेशन पावर का यूज करते हुए उस डिमोनिक एनर्जी को चैलेंज करने लगा। भले इस प्रोसेस में ज़ेऑफान को हद से ज्यादा तकलीफ होने लगी, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसने तो ठान लिया था कि अगर ये सोल डिवाउरिंग ऑर्ब जिद्दी है तो मैं भी इससे ज्यादा जिद्दी हूँ। अगर ये सप्रेस नहीं हुई तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। और ज़ेऑफान के इसी पक्के इरादे ने उसकी बॉडी में मौजूद टाओइज्म और बुद्धिज्म की पावर को बढ़ा दिया, जिससे हम ज़ेऑफान की आंखों में इन तीनों पावर्स को रिफ्लेक्ट होता हुआ देख पाते हैं। उसे हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी, साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे और फिर वहाँ पर इन तीनों स्पिरिचुअल पावर का एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। वो एनर्जी का एक्सप्लोजन इतना ज्यादा भयानक था कि ज़ेऑफान ने उस ईवल पावर को सप्रेस कर दिया। साथ ही साथ जेड वॉल शाइन करते हुए उसमें से गोल्डन पावर रिलीज होने लगी। बुद्धा की ब्लेसिंग ज़ेऑफान पर काफी तेजी से बरस रही थी, जिससे ज़ेऑफान को सुकून का एहसास हुआ। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बुद्धा को टच करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लॉर्ड बुद्धा की और ज्यादा करीब जा पाए। इस गोल्डन लाइट के अपीयर होने की वजह से आसमान में काफी सारे बदलाव होने लगे। वहीं पर हम एल्डर जाओ और जियांजू को देख पाते हैं, जो कि इस फिनोमिना को देखकर हैरान थे और उतने में एल्डर जाओ ने अपना प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया। वो अपने डिविनेशन एबिलिटी का यूज करते हुए पता कर रहे थे कि आखिर ये फिनोमिना अपीयर क्यों हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जियू कल्टीवेशन में बैठी हुई थी और तभी उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक डिवाइन पावर रिलीज हो गई। उसने भी इस फिनोमिना को विटनेस किया। एल्डर जाओ कह रहे थे कि ऐसा फील हो रहा है कि मानो अर्थ एंड हेवन किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर डीमन किंग भी आसमान में होने वाले इन बदलाव को देखकर हैरान था। वो समझ गया कि अब कल्टीवेशन की दुनिया बदलने वाली है। हजारों सालों पहले ऐसा ही फिनोमिना अपीयर हुआ था और वो तब हुआ जब किंगमेंग सेक के एंसेस्टर सिक्लेजन से बाहर आए। एल्डर जाओ कह रहे थे कि आसमान को देखकर ऐसा फील हो रहा कि अब जल्दी यहाँ पर थंडर ट्रिबुलेशन होने वाला है। ऐसा ट्रिबुलेशन तभी इमर्ज होगा जब कोई कल्टीवेटर अपने पावर्स की सीमाओं को लांघ देगा। पता नहीं वो महान कल्टीवेटर कौन है जिसने इस थंडर ट्रिबुलेशन को ट्रिगर किया। इनफैक्ट किंगमेंग सेक के एंसेस्टर ने जिस ट्रिबुलेशन को फेस किया था वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं। हेवन का ये फिनोमिना उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हमें किंगमेंग सेक के एंसेस्ट्रल हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सेक लीडर डाओजुआन अपनी ब्रोकन ज़ीशुआन सोर्ड को देख रहे थे। इस सोर्ड को ब्रेक करने की वजह से उनके दिल में अब बदले की आग दहक रही थी, जिसके बाद हमें टियानियन टेम्पल का सीन दिखाया गया। बुद्धा की इस दिव्य शक्ति को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वहीं पर ज़ेऑफान को लगातार ये फील होता है कि ये एहसास उसने पहले भी महसूस किया है, मगर कहाँ पर ये उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।